हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की आंसर की। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर सैटरडे को आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो प्रैक्टिस सेट आपके आगामी परीक्षाएं, उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस के जितने भी एग्जाम हो, पटवारी, लेखपाल, सभी में वह जो परीक्षा पेपर है, जो एग्जाम है, जो टेस्ट है, वो मदद करेगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी दोनों ही ग्रुप है, आप उनमें से जाकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप मेरे जवाब देने से पहले आंसर देके अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो अंगिका किस राज्य की बोली है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो अंगिका बिहार वाला जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है अंगिका बोली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सभी जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इन सभी की पढ़ाई से संबंधित, उत्तराखंड का सिलेबस से संबंधित, ये बैंक, एसएससी सबसे संबंधित क्लासेस ऑफलाइन चल रही है पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, आपका बंटी किस विद्या की रचना है? इस तरीके का बहुत बार क्वेश्चन बनता है। रचनाओं से तो क्वेश्चन बनता है कि ये रचना किसकी है, वो रचना किसकी है, लेकिन अब पता मतलब क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनने कि विद्या किसकी है। उपन्यास है, कहानी संग्रह है, यात्रा वृत्तांत है, काव्य संग्रह है, नाटक है, तो इस तरीके से बनते हैं। तो आपका बंटी सबसे पहले तो बता दूं किसकी है, तो यह है मनु भंडारी की रचना। अब विद्या की बात करेंगे तो किस विद्या की रचना है, तो जो आपका बंटी है वो है एक उपन्यास। मनु भंडारी की 3 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज। 3 जो उपन्यास है मनु भंडारी की काफी प्रसिद्ध है। उनकी जो कहानियां है, जैसे आप याद कर सकते हैं, कौन सा, एक प्लेट सैलाब, और बहुत सी कहानियां उनकी जो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप लेखन का अर्थ है, पत्र लेखन से संबंधित यह क्वेश्चन है। गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालयीय आदेश, आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। मतलब प्रारूप क्या होता है कि हम क्या लिखने वाले हैं आगे एक पत्र में, उसको क्या बोला जाता है, प्रारूप बोला जाता है इंग्लिश में, एक हिसाब से फॉर्मेट। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? अग्र संवृत, अग्र विवृत, संवृत या पश्च विवृत? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे और आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो बहुत ही इजीली आपका ये, बहुत ही आसानी से ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा संवृत। कौन कौन से? ऊ, ई और ई, ये चारों ही स्वर क्या है, संवृत स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुड़ाकेश में संधि विच्छेद है, गुड़ाकेश में संधि विच्छेद है। गुड़ाका के धन ईश, गुड़ा का धन ईश, गुड़ धन आकेश या गुड़ा धन केश। तो गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का धन ईश बनेगा गुड़ाकेश, और संधि हो जाएगी कौन सी, गुण संधि। ठीक है ना, संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। क्यों? आ का मेल ई से हुआ और क्या बना, ए बना। ठीक है, और ये नियम है गुण संधि का। ठीक है, आपने संधि वाली अगर वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम का भेद है। इसमें रेखांकित क्या होगा, क्या। ठीक है, तो रेखांकित सर्वनाम कौन सा होगा, तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक की अगर बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हम अपनी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, संबंधवाचक में संबंध बताएंगे और निश्चयवाचक में निश्चितता बताते हैं। ठीक है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? तो देखिए, थोड़ा, थोड़ा बता रहे हैं हमें, एक परिमाण मिल रहा है, तो ऑप्शन डी परिमाणवाचक है, वह थोड़ा बीमार है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये देखिए, इस तरीके से संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये बनेगा सम। ऑप्शन ए क्या बनता है, सम धन कार। ठीक है, तो ये बनता है संस्कार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छा देखिए, आपको बता रहे हैं तत्सम तद्भव से। तो केला को कदली कहा जाता है, आरती पढ़ते होंगे, कदली फल मेवा। ठीक है, पसीना प्रसीवन कहा जाता है, ओझा उपाध्याय को कहा जाता है। ठीक है, कपास करपट, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। कपास का अगर हम तत्सम देखें तो वो होता है क्या, करपास। ठीक है, और करपट कहा जाता है किसे, कपड़े को, कपड़ा। ठीक है, कपड़ा होता है करपट, यानी कपड़े का अगर हम देखें तत्सम क्या होगा, करपट। ठीक है, और ये कपास का तत्सम होगा करपास। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। देखिए, कर्मवाच्य पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या, कि आपको ये देखना है कि कौन सी क्रिया में जो क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कौन सा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पे प्रभाव पड़ेगा। सीता पत्र लिखती है, प्रभाव पड़ेगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है।
पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। कैसे निकाला आपने कि प्रभाव, सबसे इजी तरीका ये होता है कि कर्मवाच्य में जो प्रभाव होता है क्रिया का वो कर्ता पर नहीं पड़ता, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, शिकंजी, चाय, दही या लस्सी। तो देखिए ज्यादातर जो कहते हैं लिक्विड चीजें होती है, जो तरल पदार्थ होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। उनमें से एक है आपका ऑप्शन सी, दही। दही सदैव पुल्लिंग में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, मैं अपने घर में रहूंगा, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूटा, ठीक है। तो ये तो है ही, देखिए मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूटा, और आगे तो कोई चांस ही नहीं बनता। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ये भी है। लड़का प्रश्न होकर चलता फिरा, तो प्रश्न हुआ और फिर चलता बना, तो संयुक्त क्रिया है। मैं अपने घर में रहूंगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिरोजाबाद एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है, तो आपको व्यवसायिक की सही वर्तनी बतानी है। व्यवसायिक, व्यावसायक, व्यावसायिक, व्यावसायिक, तो ऑप्शन सी व्यावसायिक, ठीक है, ये सही उत्तर बनेगा आपका। आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है, जातदेव होता है, ठीक है। वायु सखा, हुताशन, चंद्रताप, चंद्रताप किसका है? चांदनी का पर्यायवाची होता है चंद्रताप, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से सुधा का विलोम शब्द है, सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, और अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमृत तो हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। कोलाहल, हलाहल या मुधा, तो ऑप्शन ए हलाहल होगा सुधा का पर्यायवाची। कोलाहल का मतलब आपको पता है शोर शराबा जो होता है, और मुधा का मतलब होता है मिथ्य, जो कहते हैं ना मिथ्या, इंग्लिश में मिथ हो जाता है, हिंदी में मिथ्य, मतलब गलत सोचे, गलत जो अफवाह फैलती है उसे कहते हैं मुधा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, थोड़ा अलग लाए हैं आपके लिए, आपको ध्यान करना है इसको, और नहीं पता है तो याद कर लेना। शत्रु से मुकाबला होना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, इज्जत बच जाना या संपत्ति का बचा रह जाना, तो ऑप्शन बी वीर गति को प्राप्त हो जाना इसका सही उत्तर होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए शब्द है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पहले भी हमारे एक मॉक में आ चुका है, उसे अगर आपने करा होगा तो पता होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी आग मिस्त पति का, आग मिस्त पति का। और ये जो प्रोषित पति का, इसका मतलब होता है जिसका पति विदेश गया हुआ हो, उसका मतलब होता है प्रोषित पति का, ठीक है। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छाटिए, ठीक है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, शब्द के प्रारंभ अथवा अंतिम में वर्गों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति। तो आपको बता रहे कि सबसे लीस्ट कौन सा होगा? तो एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति तो होती है, बिल्कुल होती है। शब्दों के प्रारंभ अथवा अंत में वर्गों की आवृत्ति, ये भी होती है, ठीक है। ये वर्ण नहीं, वर्ग नहीं होगा, ये वर्ण होगा। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, ये भी होता है सॉरी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो और पंक्ति की पूरी पंक्ति की आवृत्ति तो नहीं होती अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि सिर्फ वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, ठीक है। जो सिद्ध कवि होते हैं उनके द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होती है उसको एक नाम दिया जाता है, क्या? अभ्रंश, डिंगल, संधा या आवहट। तो इसको नाम दिया जाता है ऑप्शन सी संधा। डिंगल की बात करेंगे तो पिंगल और डिंगल का नाम आता है, पिंगल और डिंगल जो राजस्थानी भाषा से संबंधित है। अभ्रंश हिंदी भाषा के विकास की है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल। आवहट है कब से? 900 से 1100 ईसा पूर्व, 1100 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा बिसलदेव, हमीर के, पृथ्वीराज चौहान या प्रताप के। तो ऑप्शन सी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हिंदी किससे पढ़ी हो चाहे वैसे आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे कौन? चंद बरदाई। इनकी एक पुस्तक है कौन सी? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पिरान कलियर नगर को किसने बसाया था? उत्तराखंड की क्वेश्चन है, हिंदी के हो गए। पिरान कलियर नगर, पिरान कलियर को आप जानते होंगे हरिद्वार में स्थित है पिरान कलियर, हरिद्वार जिले में। हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक माना जाता है ये स्थान, ठीक है। और इसे बसाया था ऑप्शन ए राजा रामपाल ने। टिहरी रियासत में विशाकर का संबंध था, टिहरी रियासत में विशाकर का संबंध था अन्न कर, भूमि कर, दरबार में दूध दही कर या सोने पर कर। तो अन्न कर से संबंधित था किसका? विशाकर का संबंध था अन्न कर से, भूमि कर पुंगाड़ी होता था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप।
खबरसार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो खबरसार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित होता है ऑप्शन डी, पौड़ी से। ठीक है। राजा मान सिंह की छतरी किस मंदिर को कहा जाता है? भारत माता मंदिर, चैती मंदिर, गंगा मंदिर या दक्ष मंदिर? तो 3 मंदिर तो आपको हरिद्वार के ही मिल गए इसमें, तो ऑप्शन सी गंगा मंदिर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने यहाँ पर छत्र चढ़ाया था गंगा मंदिर में, इसलिए राजा मान सिंह की छतरी कहा जाता है इसको। ठीक है। चंद वंश में दाऊद खान किसका सेनापति था? दाऊद खान किसका सेनापति था? रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, देवी चंद या फिर मोहनचंद? तो ऑप्शन सी देवी चंद सही उत्तर बनेगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज ही याद कर लीजिए। राज्य में अभिनव जवाहर योजना का संबंध है? रोजगार, शिक्षा, चारा विकास या फिर कृषि? तो अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी चारा विकास से। देहरादून में कन्या गुरुकुल की स्थापना कब करी गई थी? 1920, 1921, 1922 या 1923 में? तो 1922 में करी गई थी। किसकी द्वारा? रामदेव। किसके? रामदेव के द्वारा। ये रामदेव बाबा वाले रामदेव नहीं है, ये दूसरे रामदेव है। रामदेव के द्वारा स्थापित की गए थे क्या? कन्या गुरुकुल। ठीक है, देहरादून में। चमोली जिले के किस ब्लॉक विकासखंड का नाम 1 अप्रैल 2022 से नंदानगर हो जाएगा? किसका नाम हो जाएगा? थराली, पोखरी, दशौली या घाट? तो घाट ब्लॉक जो है उसका नाम नंदानगर हो जाएगा। कब? 1 अप्रैल 2022 से, मतलब डिसाइड हो चुका है, 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है। हम लौटकर आएंगे तो आजादी लेकर आएंगे, ये किसका कथन है? ठीक है। दुर्गा सिंह रावत, देव सिंह दानू, भवानी सिंह रावत, विक्टर मोहन जोशी? तो दुर्गा सिंह रावत का कथन है ये। ठीक है। बकरी स्वयंवर का कार्यक्रम पंतवाड़ी कहाँ मनाया जाता है? टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर? तो बकरी स्वयंवर का कार्यक्रम मनाया जाता है टिहरी में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। थारू जनजाति में क्रय विक्रय पद्धति के तहत वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? देखिए, क्रय विक्रय विवाह होता है थारू जनजाति में, और उसमें क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है माल गति। पक्की पौड़ी किसे कहते हैं? जब बात पक्की हो जाती है, शादी की बात पक्की हो जाती है तो उसे पक्की पौड़ी कहा जाती है। बजहर एक तरीके का त्योहार होता है। ठीक है। बुरास पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? तो बुरास पर हमारे जितने भी राज्य चिन्ह हैं उन पर कभी ना कभी डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है ना, चाहे वो कस्तूरी मृग हो, चाहे वो ब्रह्म कमल हो। ठीक है, डाक टिकट जारी हुआ। इसी तरीके से बुरास पर भी डाक टिकट जारी हुआ है। कब हुआ है? तो 1977 में। गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बद्रीनाथ पांडे, हरिकृष्ण तुड़ी, शिवानंद नौटियाल, यशवंत सिंह कटौच? तो ऑप्शन सी शिवानंद नौटियाल द्वारा लिखी गई है क्या? गढ़वाल दर्शन पुस्तक। बद्रीनाथ पांडे की पुस्तक सबसे प्रसिद्ध कुमाऊं का इतिहास, हरिकृष्ण तुड़ी की गढ़वाल का इतिहास, यशवंत सिंह कटौच द्वारा भी काफी पुस्तकें लिखी गई है। अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर कभी बताएंगे। बैकुंठ चतुर्दशी के मेले का आयोजन होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान देंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। मसूरी, श्रीनगर, चमोली या फिर थराली? तो ऑप्शन बी कहां बनता है? श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। कौन से मंदिर में? तो ये लगता है कमलेश्वर मंदिर में। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दंपति होते हैं वो संतान प्राप्ति के लिए हाथ में दिया लेकर जलाते हैं और पूरी रात खड़े होते हैं, और माना जाता है कि अगर ऐसा वो करते हैं, ऐसा तब करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ठीक है। कौन सा मंदिर यज्ञ पर्वत की डाल पर स्थित है? ये भी काफी अलग क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसे। ऊखीमठ, नरसिंह मंदिर, ओंकारेश्वर या त्रिवेणीनारायण मंदिर? तो ऑप्शन डी त्रिवेणीनारायण मंदिर है। कौन से पर्वत की डाल पर? यज्ञ पर्वत की डाल पर। वही त्रिवेणीनारायण जहां पर शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, जो विष्णु भगवान थे वो साक्षी बने थे उनके विवाह के, और आज भी जो विवाह की जो जोत थी, जो हवन कुंड था, वो आज भी प्रज्वलित है वहां पर। ठीक है। माधो सिंह मंडारी किसका सेनापति था? माधो सिंह मंडारी किसका सेनापति था? महिपत शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या फिर प्रताप शाह? तो महिपत शाह के सेनापति थे कौन? माधो सिंह मंडारी। माधो सिंह मंडारी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं क्या? गर्भभंजक। ठीक है। और महिपत शाह को कहते हैं गर्भ भंजन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। माधो सिंह मंडारी काफी प्रसिद्ध रहे थे। इन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी थी ताकि जो गूल है, जो उन्होंने एक गूल बनाई थी गांव में आने के लिए, उसमें पानी आ सके। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है माधो सिंह मंडारी की, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? रघुनाथ मंदिर में जो पवार शासकों की जो इतिहास है काफी प्रसिद्ध रहा है। रघुनाथ मंदिर अपने आप में भी काफी प्रसिद्ध रहा है। तो जयकृत शाह, जय कीर्ति लिखा है, जयकृत शाह का नाम आता है। जयकृत शाह की मृत्यु कहां हुई थी? रघुनाथ मंदिर में। नंदा राज्यात में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? किस चंद राजा द्वारा छतौली भेजी गई थी? सोमचंद, कल्याण चंद, देवचंद या बाज बहादुर चंद? बाज बहादुर
चंद, तो ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद इसका सही उत्तर होगा। कैसे याद कर सकते हैं कि बाज के पंख होते हैं, उसने अपने पंख की तरह छतौली भेज दी, कहा नंदराज्यात में, ठीक है ना। केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, शैलेश मटियानी, मंगलेश डंगवाल, डंगवाल नहीं होगा, डबराल होगा, ठीक है, मंगलेश डबराल, और रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना। तो किसकी है? तो ये ऑप्शन ए हमारे यहाँ के सांसद, हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी की लिखी हुई कहानी है केदार आपदा की सच्ची कहानियां। पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या फिर नैनीताल। पीला पानी, ठीक है ना, याद रखना है पीला पानी। तो कहाँ है? ऑप्शन डी नैनीताल में पड़ता है पीला पानी। नैनीताल में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, पहले क्वेश्चन करा चुका हूं, फांसी गदेरा, ठीक है, वो भी नैनीताल में ही है। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो जलेश्वर मंदिर स्थित है ऑप्शन ए कर्णप्रयाग में। कहा? अलकनंदा और पिंडर या फिर कर्णगंगा के संगम पर। विष्णुप्रयाग किसके संगम पे है? तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। खतडूवा त्योहार संबंधित है पशुओं से, लड़कियों से, महिलाओं से या फिर वानरों से, ठीक है। तो ऑप्शन ए पशुओं से संबंधित है। खतडूवा त्योहार मनाया जाता है जब चंदो द्वारा पवारों के जो सेनापति थे खतड़ सिंह, उनको मार दिया गया था, तो आंशिक विजय के रूप में खतडूवा त्योहार मनाया गया था, और तब से अभी तक ये खतडूवा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। शबाली बानु किस खेल से संबंधित है? शबाली बानु किस खेल से संबंधित है? उत्तराखंड की खिलाड़ी है। वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी या फिर क्रिकेट। तो शबाली बानु का संबंध है टेबल टेनिस से। वॉलीबॉल से विकास जखमोला का नाम सुनते हैं हम, हॉकी से भी नाम काफी आते हैं, क्रिकेट से आता है ऋषभ पंत, आज हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, उन्मुख चंद का नाम आता है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, स्नेहा राणा, एकता बिष्ट, ठीक है, ये नाम आता है काफी प्रसिद्ध क्रिकेट में। उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो पार्वती ताल स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या फिर देहरादून। 45 आपका क्वेश्चन, हरिद्वार दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? तो ये बनेगा ऑप्शन डी देहरादून। दरबार साहिब यहाँ पर जो झंडा साहिब है उसे ही दरबार साहिब का नाम दिया गया है। झंडा साहिब गुरु रामदास जी की तपस्थली, वहां पर आज भी होली से पहले बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है जहां पर बहुत बड़े झंडे को खड़ा किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा सैलाब उमड़ता है वहां पर, ठीक है ना। अगला देखेंगे, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अब तो आपको रट जाना चाहिए ये, ठीक है। तो ये है ऑप्शन बी सुनार, ठीक है। निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है? आषाढ़ी कौतिक किस मेले को कहा जाता है? कमलेश्वर मेला, चैती मेला, माघ मेला या फिर बगवाल मेला। तो बगवाल या देवीधुरा मेले को कहा जाता है क्या? आषाढ़ी कौतिक। उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? रामनवमी आभूषण अब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगा, ये दोबारा से महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो इस आभूषण को पहनने लगे हैं शादी समारोह में, अलग अलग समारोह में अब बनाने लगे दोबारा से। इसे क्यों? अच्छा लगता है एक तो, और दोबारा से अपनी संस्कृति को जानने के लिए। तो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी गुलबंद को कहा जाता है रामनवमी। कुमाऊं के किस शासक ने सर्वप्रथम नमक कर लगाया था? रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद या फिर लक्ष्मी चंद। तो किसने लगाया था? तो ये लगाया था ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला था? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, को कब मिला था? तो ये मिला था 1991 में, ठीक है। उत्तराखंड में सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? ये उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है इस वृक्ष को, तो ये है कौन? बांज, ऑप्शन सी बांज को कहा जाता है, ठीक है। नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? नंदप्रयाग का गोस्थल, कंडासू, मोरध्वज या बाड़ाहाट। तो ऑप्शन बी बनेगा इसका आंसर। नंदप्रयाग का गोस्थल किसका नाम है? तो ये है गोपेश्वर का, ठीक है। मोरध्वज कोटद्वार, मोरध्वज काशीपुर, ठीक है, और बाड़ाहाट उत्तर काशी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, गोस्थल गोपेश्वर, मोरध्वज कोटद्वार, काशीपुर नहीं कोटद्वार ही बनेगा ये, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष करी थी? ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल नीति की घोषणा कब की गई? तो 2016 में। इसी वर्ष किसकी की गई? तो फिल्म नीति भी इसी वर्ष बनाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिल्म नीति भी इसी वर्ष बनाई गई थी।
उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो सबसे पहले बात करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल बना था 1979 में। डीडी पंत इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे और ठीक कितने 8 साल बाद इसका विभाजन हुआ, यानी 1987 में। जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? जानवी या फिर क्या कहेंगे हम, जाड़गंगा। जाड़गंगा। अब बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा, तो यह है किससे? ऑप्शन बी, भागीरथी से। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? फूलों की घाटी काफी प्रसिद्ध है, 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा खोजी गई और फिर लिखी गई थी। कौन सी? वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक। ठीक है। नंदनकानन, भ्यूंडार पार्क, पुष्पावली या पुष्प सरोवर। ठीक है, तो पुष्पावली इसका जो नाम नहीं है। पुष्प सरोवर तो है, भ्यूंडार पार्क ये, ठीक है, भ्यूंडार वैली है, भ्यूंडार पार्क, नंदनकानन कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन पुष्पावली नहीं कहा जाता। निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? पीसीएस का क्वेश्चन है ये, आया हुआ, ठीक है ना। सोयाबीन, अरहर, सूर्यमुखी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सूर्यमुखी इसका सही उत्तर बनेगा। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? नाली में बंटती है उत्तराखंड में जमीन, और एक नाली कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ऑप्शन बी बनेगा आपका, 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली। कणव आश्रम किस नदी के तट पर है? कणव आश्रम काफी प्रसिद्ध रहा है, इतिहास के मामले में भी काफी प्रसिद्ध स्थान है कणव आश्रम, और कणव आश्रम है मालनी नदी के तट पर। वर्तमान नाम है कणव आश्रम का क्या? चौका घाट, ठीक है ना। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी यहाँ पर लिखी गई थी, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, ठीक है ना। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना यहीं पर की गई थी। निम्न मठों में कौन सम्मिलित नहीं है? काली मठ रुद्रप्रयाग, केशवराय मठ टिहरी, शंकर मठ पौड़ी, ज्योतिर्मठ चमोली। तो केशवराय मठ टिहरी इसका सही उत्तर है। केशवराय मठ का है श्रीनगर के आसपास पड़ता है, तो श्रीनगर के आसपास पड़ेगा तो पौड़ी में होगा केशवराय मठ। ये थे उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 60 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन जीएस के जितने भी हैं वो आपको बताएंगे दूसरे सर। तो धन्यवाद तब तक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो सैटरडे प्रैक्टिस सेट में ये है प्रैक्टिस सेट 4। आपने उत्तराखंड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए होंगे। कोशिश करनी है कि जब आप ये देख रहे हो तो आपको आंसर फटाफट याद हो जाए, यानी कि आप पहले क्वेश्चन कर लें पढ़ करके, ताकि जब हम आपको एक्सप्लेनेशन दें आपको चीज़ें और ऐड हो जाएं। आप हमारा ये वाला जो पेपर है ये टेलीग्राम से, हर टेलीग्राम चैनल से हर सैटरडे को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन, और वो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 प्लस। कैसे? जब हम आपको करेंगे एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है, समझना, इस क्वेश्चन को पढ़ना। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो प्रशासनिक आयोग है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। आपने लोकपाल के बारे में सुना होगा, हालिया दिनों में खूब चर्चाओं में ये रहा था। ठीक है, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। सबसे पहले तो ये समझ लो, मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, कब बना था पहला प्रशासनिक सुधार आयोग? 1966 के ड्यूरेशन में। फिर कुछ टाइम बाद मोरारजी देसाई ने इसको छोड़ दिया था, सेकंड हो गए थे के संथानम, तो पहले ये हो गए अध्यक्ष। अब वर्तमान में जो लोकपाल अधिनियम है, जो लोकपाल एक्ट है, वो कौन सा है? वो लोकपाल एक्ट है 2013। कौन सा एक्ट है? लोकपाल एक्ट 2013। और भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो आप कहेंगे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये सवाल है। आंसर है 3 साल, 3 वर्ष होता है। मेरी बात समझना। एनएचआरसी 1993 में स्टैब्लिश किया गया। जब ये 1993 के एक्ट से, संसदीय एक्ट से स्टैब्लिश किया गया, तब इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। 5 वर्ष का होता था। फिर इसको 2019 में एमेंड किया गया। 2019 में एमेंड किया, संशोधन किया, और तब से जो कार्यकाल निकल करके सामने आया वो आया 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु। 70 वर्ष क्या हो? एज हो, जो भी पहले हो वो रिटायरमेंट माना जाएगा। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान समय में ए मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं।
चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यहां पर आपको पता चलेगा कि यह भाषा से संबंधित है। जब संविधान में इसे जोड़ा गया तब इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 और भाषा जोड़ी गई, 8 और भाषा जोड़ी गई। ध्यान देना, पहली भाषा 21वां अमेंडमेंट करके 1967 में जोड़ा गया सिंधी को। इसी तरह से फिर 91 अमेंडमेंट किया गया, फिर आपका अमेंडमेंट किया 71 अमेंडमेंट किया गया, माफ कर दिया 71 अमेंडमेंट किया गया। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जिसको आप याद कर सकते हो, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर जोड़ा गया, फिर 91 अमेंडमेंट किया गया, 91 अमेंडमेंट किया गया 2003 में, माफ कीजिएगा 92 अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और इसमें डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? यहां से निकलेगा संथाली। सिंधी मैंने बताया 1967 में जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संथाली इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान से सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने, हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ध्यान से समझना, मौलिक कर्तव्य नहीं है मतलब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 51A में है। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 और 51 में होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फंडामेंटल राइट्स किस में होते हैं? फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक होते हैं। अब मौलिक कर्तव्य नहीं है तो समझो, सारे जो आप 4 ऑप्शन पढ़े होंगे, देखे होंगे आपने, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार पूछा जाता है कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कॉमन है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में क्या बातें कॉमन है। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो ये वाला, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की जो रक्षा करने की बात है ये डीपीएसपी में है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज में। आ रही है बात समझ में? कर्तव्य में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बात समझना, महाभियोग मतलब इंपीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो है 61 का, 61 हो गया आर्टिकल। आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट से डिसाइड होता है और फंडामेंटल राइट्स में कहा जाता है कि कोई ऐसा कानून अगर संसद बना देती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करता है तो वह शून्य माना जाएगा। मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल 74 है। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण जो होंगे, निर्वाचन के लिए जो प्रक्रिया पार्टिसिपेट करनी है वो है 53 में। आगे चलते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो भारत का जब आप पठार वाला हिस्सा देखते हैं या भारत का आप भौगोलिक विभाजन करते हैं तो जो हमारा साउथ वाला पार्ट होता है उसके ठीक बीच में आपको मिलता है, यानी कि भारत का उत्तरी और दक्षिण हिस्सा जो बट रहा होता है वहां पर आपको छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ के आसपास देखने को मिलता है। वहां पर बिहार के आसपास वाले हिस्से में, झारखंड वाले हिस्से में एक चीज मिलेगी जिसे आप कहते हैं पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के हिस्से में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला। ऐसे सवाल कई बार आए हैं कि पर्वतमालाएं बताई जाए, पूछी जाएं और वो किस स्टेट में लोकेटेड हैं ये पूछा जाता है। यहां पर अगर मामला हो तो दक्षिणतम पूछा है, मतलब इनमें से जो भी साउथ मोस्ट हो, ये कहीं पर भी विराजमान है लेकिन इनमें से कौन सबसे साउथ होगी ये पूछा है। आप नीलगिरी जानते हैं, अन्नामलाई, नल्लामलाई, कार्डमम। इसका आंसर हो जाएगा कार्डमम, जिसे आप इलायची पर्वतमाला, इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी भी वहीं पर है लेकिन केरला और तमिलनाडु में थोड़ा ऊपर है। अन्नामलाई केरला में, नल्लामलाई आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, देखिए इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आपने ज्योग्राफी के देखे, अब भी आप ज्योग्राफी के देखेंगे तो यहां पर मैप में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा। देखिए जो ये क्वेश्चन था ये कह रहा था पश्चिमी तटीय मैदान, मतलब आपके लिए वो बात कर रहा है इस वाले भाग की, उसमें कह रहा था उत्तरी भाग को। तो ये आपको एग्जाम हॉल में भी क्या कर लेना है, इंडिया के मैप को ऐसे बनाते समय आपको बस कुछ बातें इस तरीके से ध्यान देनी है। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप बात को ध्यान दे सकते हैं।
इस तरीके से। अब यहां की बात कर रहा है तो यहीं आ जाइए और उत्तरी हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है। कहां की बात कर रहा है? उत्तरी हिस्से की बात कर रहा है। तो देखो जो ये वाला पार्ट होता है, ये पूरा का पूरे जो केरल वाला पार्ट है ये मालाबार कहलाता है। उसके ठीक ऊपर वाला गोवा वाला हिस्सा है, गोवा के ऊपर क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तो आंसर क्या हो गया? कोंकण तट हो गया। और ये बात समझ में इतनी। कर्नाटक तट जानते हैं, मालाबार बता दिया, केरल के पास है। कोरोमंडल तमिलनाडु वाला तट है और वो कोरोमंडल तट ये वाला तट है, यानी कि कोरोमंडल पूर्वी भाग का हिस्सा है, पूर्वी भाग का। क्वेश्चन याद आपको करवा देंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। आगे चलिए और समझिए चीजों को। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, रिवर सिस्टम से भर भर के आपके उत्तराखंड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना। गंडक, काली, कोसी, तिस्ता पूछा है, आंसर काली हो जाएगा, ठीक है, कोसी नहीं होगा। ये मैप है नेपाल के साथ, आप देखेंगे ये रहा नेपाल, ठीक है। नेपाल किस किस का सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड के साथ तो बनाता है। यहां पर क्या बनाता है? सिक्किम के साथ बनाता है, फिर वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है, फिर यहां पर आप देखेंगे बिहार के साथ बनाता है, यूपी के साथ बनाता है। मतलब नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5 के साथ आपका नेपाल जो है वो सीमा बनाता है। और भारत नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है वो है काली रिवर, है ना, ये कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? अब देखिए, पढ़ते सभी हैं, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको देखने होंगे, सोचना होगा और तभी बात चलेगी। आप इस क्वेश्चन को देख करके और इस मैप को देख करके कुछ समझे होंगे कि आपको ध्यान देना है। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र, अब देखिए समझिएगा, यहां दक्षिणी पठारी भाग है, यहां अरावली का पश्चिमी भाग है, पूर्व तटीय भाग है और मध्य गंगा का भाग है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के दिल्ली तक जाती है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है जो इसके वेस्ट में पड़ता है, इधर ये शेडो रीजन में आता है, छाया क्षेत्र में आता है, तो बारिश बहुत ही कम होती है, तो सूखा क्षेत्र है। इसी को आप रेगिस्तान वाले हिस्से से यानी कि थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको जब भी ऑप्शन इस तरह से ACBD बिगड़ जाए तो A, इसको B मान लीजिए, इसको C और इसको D, क्रम वही रहने वाला है, मुख्य सूखा क्षेत्र। अब आप जानते होंगे कि भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह में, तो वो तो ऑप्शन में नहीं था ना, वो ऑप्शन में था क्या? लेह। तो आप जान लेंगे, आपको समझ आ जाएंगी चीजें, आसान है। बस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। पढ़िए जरा, देखिए, ये मिट्टी सॉइल से क्वेश्चन है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रैगुर। बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है, कम से कम मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो ये पूरी तरह से याद है। बताया क्रैप्स जो है के अनुसार रैगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व, मतलब पूरी तरह से तैयार मिट्टी होती है। बात बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की क्षमता होती है, मतलब ये पानी को एकदम सोख लेती है, नीचे तक आर्द्रता बनी रहती है, इसमें होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में आती है। मासूम बच्चों, जब तुम्हें मालूम है कि इसे काली मिट्टी कहा जा रहा है, ये बेसाल्ट चट्टानों, वॉल्केनिक चट्टानों में बनती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं बनती। हिमालय क्षेत्र में तो आपको या तो पर्वतीय मृदा मिलेगी या जलोढ़ मृदा मिलेगी, क्योंकि हिमालय में नदियों का बहुत बड़ा जाल होता है। काली मिट्टी यानी कि क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर यही होगा, उसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि पूछा है क्या सही नहीं है। हिमालय में नहीं मिलती है, कहां मिलती है? बेसाल्ट में, बेसाल्ट या वॉल्केनिक जगहों पे, महाराष्ट्र वाले हिस्से पे, ठीक है। अब आ जाओ मैप की तरफ और तुम्हें मैप दिखाया जाएगा, और ये मैप है, ये वाला जो पॉइंट है ये है एलोवियल सॉइल, इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। प्यारे बच्चों, ये है जलोढ़ मृदा और ये है ब्लैक सॉइल। क्या है? ब्लैक सॉइल। आ रही है बात समझ में? का ब्लैक सॉइल, तो इसका रंग देखो, ये वाला कहां मिल रहा है भाई? यहां मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ ये कर्नाटक महाराष्ट्र वाले हिस्से में आप चले जाओगे, गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा टच कर लोगे, MP वाला हिस्सा टच कर लोगे। ये आपको ध्यान देना है, ऐसे मैप आपके पास होने चाहिए, पाठशाला में हर बच्चे को ये दिए जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज, ट्विन मिनरल्स किसे कहा जाता है? अब ये थोड़ा सोचने लायक सवाल है, जरूरी नहीं ये सवाल एकदम रटाया हो। इसमें जुड़वा उनको कहा जाता है, देखिए जुड़वा बच्चे कहते हैं ना जिनका जन्म एक साथ होता है, एक समय पे होता है, जो एक जैसे दिखते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता जो है वो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, एक ही साथ मिल जाते हैं। या आपको राजस्थान के जावर खान के आसपास मिलेंगे। सोना चांदी बिल्कुल अलग एक दूसरे से। तांबा और टीना अगर आप देखोगे, कॉपर तो कॉपर है, टीना क्या हो गया? टीन मिलके बनता है तांबा से, और आपका जो होता है तांबा से मिलके बनता है टीन, है ना। तो आपको ध्यान देना है, तो टीन जो है बिल्कुल अलग हो गया, लोहा कोयला बिल्कुल अलग हो गया, तो सीसा और जस्ता हो गया इसका आंसर।
आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान निनी लिखा है, अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है? अंतर्देशीय नौवहन, समझना हमारे यहाँ वाटरवेज हैं उनकी ये बात हो रही है। अब निनी क्या है? बोला नेशनल इनलैंड, तो ये नी और इस नी का हो गया, इसका मतलब है इंडिया। नेशनल इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो बच्चों ये है पटना में, पटना में ये है, और पटना में डॉल्फिन संस्थान भी है, याद रखना है। आगे चलिए। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब है किसके साथ नहीं मिलती है? छत्तीसगढ़ को देखो, बिल्कुल एकदम मैप लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, ये है छत्तीसगढ़। क्या है? ये है छत्तीसगढ़। अब तुमने अगर कभी गौर से मैप वर्क तुम्हें किसी क्लास में बच्चों ने ट्यूशन में पढ़ाया नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, ये जान लो आज। क्या है? क्या देखो छत्तीसगढ़ यूपी से टच कर रहा है, कहोगे बिल्कुल, मतलब यूपी से कर रहा है जी। फिर मध्य प्रदेश से कर रहा है, बिल्कुल कह दोगे। फिर कह दोगे कि यहां महाराष्ट्र से कर रहा है, कहोगे महाराष्ट्र से कर रहा है जी। कहोगे तेलंगाना से कर रहे हैं, बिल्कुल तेलंगाना से कर रहे हैं, तेलंगाना लिख दोगे। फिर उड़ीसा लिख दोगे, उड़ीसा लिख दोगे। झारखंड लिख दोगे। क्या बिहार लिख पाओगे? प्यारे बच्चों ये रहा बॉर्डर बिहार का, बिहार को समझो, यहां पर बिहार का खत्म हो गया भैया, ये बिहार इधर रहा, ठीक है, तो आंसर हो गया बिहार। आंध्र प्रदेश की बात हमने की थी, ये देखो इधर, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, दिखा दिए मैप में, देखो एकदम गौर करके। कई बार ऐसे सवाल आते हैं, हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए, कम से कम ये मैप आपने इतनी बार देख लिया हो कि चीजें हो जाएं आसान। आगे आते हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी कहां पर है? बच्चा ये आंसर जानता है, नागपुर में। कभी कभी नीरी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला पूछा है। MS सुब्बुलक्ष्मी, संगीत के क्षेत्र में जिन्हें पहला भारत रत्न मिला संगीत के क्षेत्र में। कर्णम मल्लेश्वरी पहला पदक जीता, पहला पदक कहां पे जीता? पहला पदक तो ओलंपिक में जीता। कहां जीता? ओलंपिक में जीता। कब? 2000 में, ठीक है, 2000 में जीता। ये जीता था 2000 में आपका सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। अन्ना बॉबी जॉर्ज को आप जानते हैं, एथलीट हैं बहुत बड़ी। मैरी लीला राव, आंसर क्या है? मैरी लीला राव, इन्होंने किया था पार्टिसिपेट, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ध्यान से करेंगे, 13 फरवरी को ये डे मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। देखिए ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इन्हें ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद हो जाए। दोबारा अगर ये आए पेपर में आपके, तो आप एकदम बिना किसी दिक्कत के आप ये क्वेश्चन कर पाए। लगातार प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा 100 क्वेश्चन के साथ, अलग से क्वेश्चन भी तैयार होंगे, हर सेक्शन को इसमें टच किया जाएगा। 100 ऐसे बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में आने के सबसे अधिक चांस हैं। महलों के शहर के उपनाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? महलों के शहर, समझ रहे हो, महलों का शहर मतलब किसी शहर को महलों का शहर कहा जाता है, ये किसका है? तो आंसर है कलकत्ता, आंसर होगा कलकत्ता। बस यही आंसर है इसका, ढूंढ लो, देख लो, सर्च कर लो, आपको ये मिलेगा और आपको लगेगा कि आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप पाठशाला में पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी होगी एकदम बढ़िया। क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्या कैलाश साखला, सलीम अली, बाबा आमटे और अरुणाचलम मुरुगन्तम को किसे जाना जाता है? तो देख लो ध्यान से, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। सलीम अली जो है नेशनल पार्क जो है वो है जम्मू कश्मीर में, बर्ड सेंचुरी है गोवा में। और अरुणाचलम मुरुगन्तम जो नाम है ये है पैडमैन, माफ कीजिएगा, पैडमैन ऑफ इंडिया का, पैडमैन ऑफ इंडिया। पैडमैन मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार की मूवी, पैडमैन ऑफ इंडिया कौन जाने जाते हैं? अरुणाचलम, ठीक है। आगे चलिए। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, एग्रीकल्चर से सवाल है, ध्यान से समझना, इकोनॉमी का सवाल है। इसे आप कह सकते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज, अगर मैं सही लिख रहा हूंगा तो डिसगाइज, छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी। तो इसके लिए शब्द होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। समझना कैसे पाई जाती है छुपी हुई बेरोजगारी। मान लो कोई 1 बीघा क्षेत्र है, 1 बीघा या 200 नाली जो भी आपके उसमें होता होगा, 200 ऐसा होता है ना, एक नाली होता है उत्तराखंड में, 1 बीघा खेत है। इसकी जो उत्पादक क्षमता है, इसकी जो उत्पादक क्षमता है वो है 10 kg, 100 kg मान लो, चलो 100 kg, ठीक है। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो है 5। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं 5, जिनकी उत्पादक खेत की उत्पादक क्षमता है 100 kg।
5 लोग काम कर रहे हैं। अब परिवार के और लोग भी इसमें ऐड हो जाए, 5 लोग और ऐड हो जाए, परिवार के टोटल लोग हो जाए 10। अगर टोटल लोग 10 हो जाए तो भी जो उत्पादक क्षमता है वो ना बदले, तो काम तो 5 ही कर रहे थे, 5 और आ गए, तो छिपी हुई बेरोजगारी, वो अन्य जो लोग होंगे उनके जुड़ने से कोई भी जो उत्पादन है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कृषि में होती है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? महात्मा गांधी, इसे आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं, और पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान देना, हम बात करेंगे नरेगा की, कि ये नरेगा है, बाद में इसका नाम महात्मा गांधी किया गया। गारंटी अधिनियम, अधिनियम 2005, ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, थोड़ा सा समझो, आराम से इसको समझना। हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम भारत में 1952 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, इसकी जांच करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे आप कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये कब बनी? तो ये जनवरी 1957 में बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 नवंबर में दी। आ रही है बात इतनी समझ में? ठीक है। बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, ये पंचायत से संबंधित समिति हो गई थी। फिर इसने पंचायत के बारे में बताया कि कैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1952 में। गरीबी उन्मूलन का नारा, जिसके ऊपर आज काफी ज्यादा देखा गया कि इस पे डिस्कशन होता है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखो समझना, आप में से कई लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना कहेंगे, लेकिन यूपी पीसीएस के आयोग ने इसका आंसर 6ठी पंचवर्षीय योजना माना है, 5वीं नहीं माना। क्यों नहीं माना? समझना, पंचम पंचवर्षीय योजना में ये इंप्लीमेंट नहीं की गई, 6ठी पंचवर्षीय योजना में ये इंप्लीमेंट की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तब इंदिरा गांधी ने केवल नारा दिया था, और 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया। आते हैं अगले सवाल की तरफ। WTO, वर्ल्ड, समझना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मेरी बात समझना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, 1995 को स्टैब्लिश हुआ। इससे ठीक पहले इसको गेट नाम से जानते थे, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आ रही है इतनी बात समझ में? WTO का पूर्ववर्ती नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। आपको ये जनगणना अच्छे से पढ़ लेनी है, आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें नहीं रखा। इसके डेटा को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आसान क्वेश्चन था कि जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में लगाना है। आगे चलते हैं। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। देखो 1605 के ड्यूरेशन में पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने लगभग क्या किया कि तंबाकू का व्यापार यहां पर करने लगा। लोग इसके आदी ना हो जाएं, जहांगीर को भी नुकसान हुआ था तंबाकू से, तो पुर्तगालियों ने, मतलब जहांगीर ने इस पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ, चित्रकला के लिए कौन जाना जाता था? एकदम बच्चों वाला सवाल है, हुमायूं जाना जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और 1707 में अगर मृत्यु हुई उस समय पर ताराबाई गद्दी पर बैठी थी। ताराबाई कौन थी? तो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी, क्योंकि राजा राम की जो मृत्यु थी, राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई थी। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। भारत में हड़प्पा, आप समझते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। भारत में पूछा गया है तो भारत में राखीगढ़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है राखीगढ़ी? तो आप कहेंगे हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है? तो आप कहेंगे राजस्थान में है। लोथल पूछा जाए तो बोल देना गुजरात में, और आलमगीरपुर पूछा जाए तो यूपी में। ये ध्यान रखना, जगहें पूछी जाती हैं। अभी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है, पूरा स्थल, वो राखीगढ़ी है भारत में। अगर वैसे पूछा जाए तो आपको मालूम होगा कि हड़प्पा पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, जैन धर्म आपको पढ़ लेने हैं। इसकी दो संगीतियां भी हुई हैं, दो सभा हुई है, दो सभा हुई है, पहली और दूसरी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। एक हुई है पाटलिपुत्र में, एक हुई है पाटलिपुत्र में, एक हुई है वैशाली में। आ रही है इतनी बात समझ में? यहां पर जो क्वेश्चन है, पूर्ण ज्ञान का मतलब है केवल्य। ठीक है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल्य है, ये कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह बहुत ही फेमस है। मोपला विद्रोह यह मुसलमान किसानों का हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था 1921 में। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था केरल वाले हिस्से में। कहां हुआ था? केरल वाले हिस्से में ये हुआ था 1921, यानी कि वो वाला भारत जब भारत कॉलोनी था। क्वेश्चन पे आते हैं, करंट है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ, जननपीठ। ज्ञानपीठ की स्थापना 1965 में की गई। पहला ज्ञानपीठ किसे मिला? तो आप कहेंगे जी शंकर कुरूप को यह ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। आनंद की प्राप्ति हुई होगी ये जान करके। अब देखो हुआ क्या कि इस बार 56 और 57 दोनों दिए गए। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि भाई 57 बताइए, तो आप कहेंगे दामोदर मोजो। और अगर आपसे 56 पूछ लिया जाता तो आप कहते कि नीले माने फुकन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दामोदर मोजो। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? 2015 में इसे बनाया गया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे भारत और पेरिस, मतलब व्यक्ति नहीं, देश थे, भारत और फ्रांस, माफ कीजिएगा, भारत और फ्रांस जो थे एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 2015 हमने बता दिया है। हेड क्वार्टर दिया गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। डेमोक्रेसी इंडेक्स हाल ये दिनों में चर्चा का विषय है। अगर आप पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपका ये वाला पोर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन आंसर है इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, ये याद रखना, इंटेलिजेंस। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट जो यूके ट्रिपल एससी में ना उसमें हुआ है। ठीक है, और ये इंडेक्स 2006 से जारी किया जा रहा है। भारत का रैंक कितना है प्यारे बच्चों? तो भारत का रैंक है 46। कितना रैंक है भारत का? 46 है। ठीक है, आगे आए, चलिए। एक इनपुट डिवाइस है, हर बच्चा ये कर लेगा। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू। कंप्यूटर का है, पूछा इनपुट, तो प्रिंटर बाहर प्रिंट करता है, मॉनिटर बाहर दिखाता है, सीपीयू भी। तो यहां पर आ जाएगा स्कैनर, वो स्कैन करता है और इसको इनपुट कर लेता है। आगे चलते हैं। एलसीडी का पूरा नाम, बच्चों वाला सवाल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस तरह से कई सारी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। आपको एलईडी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। आपको जो है एलटीटी एक आतंकवादी संगठन है, उसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। आपको एचटीटीपी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। आपको रैम का, आपको लैन का, आपको मैन का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें से एलटीटी हटा दीजिए, बाकी सारे आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, याद रखने चाहिए। इसका आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। बड़ा आसान क्वेश्चन, समझिए। कोडिंग डिकोडिंग आती ही आती है। प्रांजल सर की कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखिए, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बोला जेकेएलएम, तो जेकेएलएम की नंबरिंग कर लो। ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। आप इसको आई पढ़ेंगे तो आई में 9 होता है, 9 होता है, 9 होता है। इसका मतलब यह है कि 10 से इतना घटाया जा रहा है कि ये 9 हो गया, 11 से इतना घटाया जा रहा है कि ये 9, और 12 से भी और 13 से भी। तो ध्यान देना, ये पहले नंबर पे है तो पहले पे 1 घटाया गया। ठीक है, इसको लेते हैं थोड़ा सा वापस, समझिएगा इसको इस तरीके से कि 10 में से 1 घटाया गया, 11 में से 2 घटाया गया, 11 में से 2 दूसरे नंबर पर है, 12 में से 3 घटाया गया तीसरे नंबर पर है, 13 में से 4 घटाया गया तो 4 कम कर लो, 13 4 में 9। अब यहां पर आ जाओ, P से फिर 1 कम कर लो, Q से 2 कम कर लो, R से 3 कम कर लो और S से 4 कम कर लो। ठीक है, P का नंबर कितना होता है? तो आप कहेंगे P का 16 होता है, 16 में से 1 गए तो 15। Q में से 2 घटा लो, Q का 17 होता है, 17 में से 2 गए तो 15। R में से R कितना होता है? तो R होता है 18, 18 में से 3 घटा लो तो 15, और 19 में से 4 घटा लो तो 15, और 15 होता है O। मेरे प्यारे बच्चों, 15 होता है O। जिन्हें ये याद नहीं होता आप याद कर लो इजोटी। इजोटी क्या है? इजोटी 5 करो, 10 करो, 15 बोलो, 20 और बोलो 25। आ रही है बात समझ में? इजोटी, ये ध्यान अपने रखना है। तो आंसर हो जाएगा ये O 15 वाला, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा। कौन कह रही है, ये ध्यान देना है, इसमें कौन स्पोक पर्सन कह रही है? रितिका ने कहा वहां मेरे। रितिका कहेगी, कहे रितिका, कहने दो रितिका को, वो कहती है वहां मेरे दादाजी, दादाजी के एकमात्र पुत्र। अब दादाजी के एकमात्र पुत्र है, मान लो यही पुत्र है दादाजी के, ये व्यक्ति पुत्र है, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ये व्यक्ति जो है एकमात्र पुत्र, ये पुत्र हो गया यहां पर, इसका पुत्र है, एक दादाजी के एकमात्र पुत्र जो है वो ये हैं, इनका पुत्र है, ये एकमात्र पुत्र है। तो रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? दादाजी के एकमात्र पुत्र हुए ये, इनका फिर एक पुत्र हुआ ये, तो उस महिला का क्या संबंध है? बहन है और कुछ नहीं। ये लो आंसर, ठीक है, सिस्टर हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? उड़ीसा में यह मंदिर है, ध्यान देना, उड़ीसा में यह मंदिर है, यह मंदिर उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर है नरसिम्हा देव प्रथम ने ये बनवाया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जब आप इसे चुनने के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि 2 3 4 3 4 5 2 4 3 4 3 2। देखो पहले इसका आंसर क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समस्या आ गई है, उसको दूर कर देते हैं। 2 3 4 को जब आप देखोगे तो ये संख्या एक ही नंबर से निर्मित की गई है, ठीक है, यानी कि इन्हीं नंबर को 2 3 4 को यहां पर बना दिया, फिर 4 2 4 3 को पलट दिया, फिर 4 3 2 को पलट दिया। इस तरह से आंसर 3 4 5 हो जाना चाहिए। यह आंसर सही है। कुछ बच्चों ने हमें बताया, जिन्होंने हमारे यहां ये प्रैक्टिस सेट किया, समझिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनका डाउट था कि इस क्वेश्चन को सर दूसरे तरीके से भी कर दीजिए, बताइए। 4 और 2 को जोड़िए तो आप कहेंगे 6 और आधा कर दीजिए। इसी तरह से 5 और 3 को जोड़िए, आप कहेंगे 8 और आधा कर दीजिए। 3 और 2 को जोड़िए 5 और आधा कर दीजिए। 4 और 2 को जोड़िए 6 और आधा कर दीजिए। इस तरीके से जो भी निकल करके आएगा वो बीच वाली संख्या होगी। बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आंसर ये हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे 2.5 आ जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। तो आंसर ये भी हो सकता है, इसको मिटा दे रहे हैं, आपको हमने समझा दिया कि हम क्या कहना चाह रहे थे। आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये है, ये हमने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए जीएस के तैयार किए हैं। आपको ये अच्छे लगे होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस टेस्ट की जो पीडीएफ आपको मिलती है वो मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी। 2 चैनल हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे आइए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए और हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।